Hello students, how are you? Again we are here to discuss a more important topic, major domains of the earth. आज बात कर रहे हैं मेजर डोमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं? अगर ऐसा सवाल आता है तो आपका जवाब क्या होगा? देयर आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर 4 मेन डोमेन्स हैं, मंडल है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके ओरिजिन्स के बारे में कि जो उनका टर्मिनोलॉजी है वो कहाँ से शुरुआत हुई है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट डोमेन का नाम क्या है? लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर, लिथो प्लस स्फेयर, दो टर्म से बना है। लिथो प्लस स्फेयर, यानी कि दो टर्म से मिलकर बना है। लीथ का मतलब यहाँ पर क्या है? लीथ एक, इनका सबसे पहले आप ये चीज याद रख लें कि ये जो 4 टर्मिनोलॉजीज हैं इनका ओरिजिन किस भाषा से हुआ है? देयर ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक टर्मिनोलॉजी, ग्रीक भाषा से इनका ओरिजिन हुआ है। लीथ का मतलब होता है रॉक और स्टोन, ठीक है, स्टोन, यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। और लिथोस्फेयर में हम क्या बात डिस्कस करते हैं? लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट, हम अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं और अर्थ क्रस्ट के साथ साथ एक कंसिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। लिथोस्फेयर के बारे में एक एक करके इसके ऊपर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसी तरीके से बात करें, सेकंड पॉइंट है एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटम प्लस स्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर, एटम, एटमॉस, ये एटमॉस का मतलब भी क्या होता है? वाटर वेपर, यानी कि एक ऐसी लेयर लिथोस्फेयर के ऊपर, एक ऐसी लेयर दैट सराउंड द लिथोस्फेयर ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक इस तरीके की लेयर है जो 10,000 किलोमीटर तक के एरिया को कवर किए हुए है और उसको क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और एटमॉस्फेयर में हम आने वाले टाइम में क्या स्टडी करेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, गैसेस की कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे एंड स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ इट्स लेयर के बारे में बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उस पर भी एक वीडियो आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर की बात करते हैं। हाइड्रो प्लस स्फेयर, इसके ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ह्यूडोर वर्ड से हुआ है। ह्यूडोर वर्ड से होता है, ह्यूडोर का मतलब होता है वाटर, यानी कि ऐसा स्फेयर जो पानी से संबंधित है, वाटर से रिलेटेड है, यानी कि जल मंडल कहते हैं इसको, हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और आपको पता ही है कि अर्थ के ऊपर मेजर जो पार्ट अगर अपन देते हैं, लैंड मासेस को देखें और वाटर बॉडीज को देखें तो वाटर बॉडीज का एरिया क्या है? ज़्यादा कवर करता है, ठीक है, कंपेयर टू लैंड। इसके ऊपर भी अपन देखेंगे और इट कंसिस्ट ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट ओशंस की बात करेंगे, ओशंस की बात करेंगे। यहाँ पर मेजर 5 ओशंस को देखेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बायोस्फीयर की बात करते हैं। बायोस्फीयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बायोस, ये भी लैटिन, ये ग्रीक टर्मिनोलॉजी से ओरिजिन हुआ है इसका। बायोस इसका मतलब है, इसका मतलब होता है लाइफ। बायोस मतलब ऐसा नैरो जोन है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। इट कंपेयर टू, अगर आप देखें जनरली रूप से इसको देखें, डेफिनेशन को याद करने की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी हुई है कि नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर एंड इट इज ए यूनिक जोन जो खाली कहाँ पर अर्थ पे ही मिलता है, अदर प्लैनेट्स पे नहीं मिलेगा। आपने पहले अपने सोलर सिस्टम में पढ़ सके, अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। तो लाइफ एग्जिस्ट करने के पीछे रीजन क्या है? वह रीजन यही है बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पर ये जो 4 प्रमुख डोमेन्स की बात कर रहे हैं, यही डोमेन्स हेल्प करते हैं लाइफ को सस्टेन करने पर, अर्थ पे लाइफ को एग्जिस्ट करने पर। तो इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप एक डायग्राम से भी ये देख सकते हैं, इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं कि बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन, इट एग्जिस्ट इन ए नैरो जोन, ये छोटे जोन पे एग्जिस्ट करता है। आप ये देख पा रहे हैं, एक नैरो जोन मैंने बनाया। इट मींस अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर एंड द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर एंड द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर दीज 3 डोमेन्स मीट्स, तीनों जहां मिलते हैं उस इलाके का जो नैरो पार्ट, ये जो नैरो पार्ट है, ये जो नैरो पार्ट है, इस नैरो पार्ट को ही क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर ही लाइफ सस्टेनिंग पार्ट है जहां पर जीवन पनपता है और जीवन की दशाएं मौजूद है और वो एक दूसरे से इंटरलिंकिंग हैं। अगर बायोस्फीयर को हम फर्दर पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के बारे में इसको पढ़ सकते हैं। इसमें प्लांट किंगडम, जंतु है, फ्लोरा एंड फोना होते हैं, जीव है, पादप होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर ही आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे, इको डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे
और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इंटरलिंकिंग हैं। कहीं पर भी इस इकोलॉजिकल बैलेंस में, इकोसिस्टम में अगर कहीं भी कोई भी चेन में डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ भी चीज़ अगर फूड चेन में भी कोई पार्ट में लिंकेज में गड़बड़ आती है, तो वो कहीं ना कहीं पूरी लाइफ साइकिल को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। और इसी से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं अर्थ के ऊपर, जैसे कुछ क्लाइमेटिक चेंज की प्रॉब्लम्स आप पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग में बता देता हूँ, ड्यू टू द कार्बन इमिशन, बहुत तरीके से कार्बन इमिशन फैक्ट्रीज से हो रहा है, व्हीकल से हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद बहुत बेतरतीब तरीके से बढ़ता जा रहा है। और इसी के कारण कार्बन इमिशन से जो एवरेज टेम्परेचर था अर्थ का, वो एवरेज टेम्परेचर कितना था अर्थ का, राइट डाउन, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का इट वाज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और 15 डिग्री सेंटीग्रेड से एवरेज टेम्परेचर से बढ़ गया है, और बढ़ने से ही क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम पैदा हो रही है। और उसी क्लाइमेट चेंज को हमने किस नाम से जानते हैं, इट इज नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के नाम जानते हैं। तो हम करें क्या, कैसे इसमें सुधार करें, तो उसके बारे में भी आपकी बुक में एक बात लिखी हुई है। टू वी यूज ए वाइज, वी मस्ट टेक ए डिसीजन द वाइज यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का हमें बहुत बेहतर तरीके बुद्धिजीवी के रूप में एक वाइज यूज लेना पड़ेगा। रिसोर्स मैं बता देता हूँ कि रिसोर्स आर द फ्री गिफ्ट दैट आर अवेलेबल टू द ह्यूमन। आज प्रकृति ने मानव को उपहार के रूप में फ्री गिफ्ट प्रोवाइड किए हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जिन्हें संसाधन कहते हैं। पर इंसानों ने इन रिसोर्सेज को क्या है, बहुत तेजी से इनको काम में लेते जा रहा है। तो आने वाले टाइम में ये रिसोर्सेज क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। आप ये देखेंगे जिस तरीके से कोयले की आज खाने हैं, माइंस आर अवेलेबल ऑफ द कोल्स, कोयले की खाने अवेलेबल हैं। आने वाले टाइम में कोयला लेबोरेटरी में अवेलेबल हुआ करेगा। जैसे आपका टीचर लेके आएगा एक लैब के अंदर कि दिस द फोशल फ्यूल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फोशल फ्यूल, जो कभी मिलता था, जिसको लैब में हम केमिकल्स वगैरह एक बॉटल में रखते हैं। इसी तरीके से आने वाले टाइम में 50-100 साल बाद कोयले को भी हम एक पेपर बैग में लेके आएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये देखिए, ये एक फोशल फ्यूल था, जो कार्बन फ्यूल्स था, जो प्लांट के डिकम्पोजिशन से बनता था। तो अगर ऐसा नहीं होगा, बहुत तेजी से खत्म होता रहेगा, तो बायोस्फीयर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये सारे डोमेन्स खत्म हो जाएंगे अर्थ पे। तो आप ये देख रहे हैं। तो आज वी होप कि यू एंजॉय दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसी के साथ फिर आगे मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।